नमस्कार साथियों, आज हम मध्य प्रदेश की तबादला नीति पर बात करेंगे जो कि 29 अप्रैल को कैबिनेट से जिसकी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में एक के बाद एक निर्णय लेने के पश्चात तबादला नीति जारी की है। जैसे हम पिछले 2-3 महीने से देख रहे हैं कि एचआरए पे काफ़ी लंबे समय के बाद में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ डीए में भी 5% की क्रमशः बढ़ोतरी हुई है और ये तीसरा उनका जो कदम है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी अपनी मूल जगह पर जहाँ पर जाना चाहते हैं, अपने गृह विभाग में जाना चाहते हैं या अपने मनपसंद के ज़िले में जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। उसके लिए अनुकरणीय कदम उठाया और काफ़ी समय से इस चीज़ की ज़रूरत थी क्योंकि 4 साल हो गए थे। अभी तक तबादले हो तो रहे थे लेकिन वो मुख्यमंत्री समन्वयक से होते हैं जो आम कर्मचारी के वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो जब सामान्य रूप से जो तबादले होते हैं उसके लिए एक तबादला नीति जारी होती है जो कि अभी जारी हुई है। कल ही रात को 12 बजे के आसपास जो सामान्य प्रशासन विभाग होता है वो नीति जारी करता है और उसने जारी की है। तो साथियों, प्रदेश में वैसे तो 6,06,000 नियमित कर्मचारी है जिसका लगभग 10% जो तबादले होंगे वो इस महीने 30 मई तक होंगे। तो लगभग हम मान के चले कि 60,000 लोग अपने गंतव्य पर आसानी से आराम से पहुंच जाएंगे। ये एक मोटा मोटा मानना है क्योंकि हम देखते हैं तबादले दो तरह से होते हैं। एक तो प्रशासनिक तबादला होता है और एक स्वेच्छा से तबादला होता है और तीसरा तबादला होता है म्यूचुअल पारस्परिक तबादला कि अपन एक दूसरे की पसंद की जगह पर आपस में आ जा सकते हैं। वैसे हम शिक्षा विभाग में कई जगह देखने के लिए मिलता है कि ऐसे तबादले बहुत होते हैं। तो साथियों, क्या कुछ खास बिंदु है मध्य प्रदेश की तबादला नीति के 2025 के? आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि आपका कौन से व्यक्ति का प्रशासनिक तबादला हो सकता है, किस व्यक्ति का स्वेच्छा से तबादला हो सकता है और कहाँ कहाँ तबादला हो सकता है और कहाँ से तबादला होगा, किस तरह से तबादला होगा, क्या प्रक्रिया रहेगी। ये सारे बिंदु पर क्रमशः हम आज डिटेल में बात करेंगे। ठीक है साथियों। तो साथियों, अब 30 मई तक विभागीय मंत्रियों के पास में जो तबादलों के अधिकार आ जाएंगे। तो जैसे अभी तक जो तबादले हो रहे थे 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक, वो सारे तबादले माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति के बिना नहीं हो पा रहे थे। वो तभी माननीय मुख्यमंत्री की अनुमति से हो रहे थे और कैबिनेट के तबादले की मंजूरी अब दी दी है। तो उसमें क्या सामान्य प्रशासन विभाग ने जो जारी किया है उसका जो सीधा सीधा तबादले की जो बड़ी तबादला नीति की जो बड़े बिंदु है उसकी हम बात करें तो विभाग अपनी तबादला नीति खुद बना सकता है, बशर्ते है कि उसे जीएडी के प्रावधानों का पालन करना जरूरी होगा। सामान्य प्रशासन विभाग की जो नीति है उसका पालन करना जरूरी होगा। तो पहला बिंदु जो हमने खास बात करी कि तबादला नीति हर विभाग अपनी बना सकेगा लेकिन उसे जीएडी के जो प्रावधान है उसका पालन करना जरूरी रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो जीएडी के प्रावधानों से हटकर यदि कोई तबादला होगा उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के समन्वय से आदेश आप प्राप्त कर सकेंगे। जिला संवर्ग के कर्मचारी का और राज्य संवर्ग के तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिले के अंदर तबादला कलेक्टर महोदय के संतुष्टि के द्वारा हमारे जो प्रभारी मंत्री है माननीय प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के पश्चात हो सकेगा। ये बात इसकी मुख्य है। बात करते हैं विभागवार कि आप कैसे हर विभाग में तबादले होंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, पुलिस विभाग की जब बात करते हैं तो पुलिस विभाग में जो है गृह विभाग के तहत पुलिस अधीक्षक से नीचे वाले जो पद है उनके पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले गृह विभाग द्वारा गठित पुलिस स्थापना बोर्ड होता है उसके आधार पर होंगे। तबादला बोर्ड द्वारा जिले में पदस्थापना का निर्णय लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी मंत्री के परामर्श के बाद पदस्थापना की जाएगी। उप पुलिस अधीक्षक और उस वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण पुलिस स्थापना बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद सीएम समन्वय में मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के पश्चात ही किए जाएंगे। ठीक है। हम बात करते हैं प्रशासकीय जो तबादले होते हैं तो
उसमें सिंपल सी बात है, प्रशासनिक आधार पर जिनका जिनका परफॉर्मेंस पिछले साल कम रहा है, जिन्होंने 3 साल, भले उनके 3 साल पूर्ण नहीं हुए लेकिन उन्होंने पिछले वर्ष अपने निर्धारित लक्ष्य नहीं प्राप्त करें, तो उनका तबादला प्राथमिकता से किया जा सकता है। अब बोलेंगे हम स्वयं के खर्च पर आप लिख के आते हैं तबादला नीति, जब हम आदेश पढ़ते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि स्वयं के खर्च पर ट्रांसफर हुआ है, तो स्वयं के खर्च पर कैसे ट्रांसफर होगा उसके हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात, एक विभाग को प्रशासनिक, स्वयं के खर्च पर और परस्पर तीनों तरह के जब स्थानांतरण करने हैं, तबादले करने हैं, तो उनके पृथक पृथक आवेदन जारी करने होंगे। ये स्पष्ट जीएडी का आदेश है और प्राथमिक अनुसार किया जाएगा। इसमें खास प्रावधान ये है कि उन जो अधिकारी कर्मचारी 1 साल या उससे कम समय में रिटायर हो रहे हैं, उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। पति पत्नी एक साथ ट्रांसफर का आवेदन देते हैं तो उनका क्या नहीं करना है, पति पत्नी एक साथ ट्रांसफर का आवेदन देते हैं तो उनका ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन नियुक्ति की जगह प्रशासनिक जरूरत के आधार पर तय हो। ठीक है, ऐसे कर्मचारी जिन्हें गंभीर बीमारी है, जैसे कैंसर, किडनी खराब होने के कारण डायलिसिस हो रहा है, हार्ट सर्जरी की वजह से रेगुलर जांच करने उन्हें जाना पड़ता है, उनका जहां ट्रांसफ़र होता है वहां ये सुविधा नहीं है, तो मेडिकल बोर्ड के अनुशंसा पर उनकी चाहिए कई जगह पर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, जो सरकार चाहेगी उसके हिसाब से उनका ट्रांसफ़र हो सकेगा। ठीक है, तो जो कर्मचारी 40% या उससे अधिक दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो उनके ट्रांसफ़र नहीं होंगे जब तक वो नहीं चाहते हैं। इस पॉलिसी की एक और सबसे बड़ी खास बात है कि सभी तरह के जो अटैचमेंट है वो कैंसिल किए जाते हैं। साथियों, कुछ लोग अपने विभाग में रहते हैं लेकिन विभाग में ना नौकरी करते हैं, किसी और विभाग में अटैच हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों पर मध्य प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाया है कि ऐसे सारे जो अटैचमेंट है वो रद्द किए जाए, खत्म किए जाए, और साथ ही जो तबादले की रिक्त होने वाली जगह की भरपाई है उसे समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से भरी जाएगी। नियमित अधिकारी कर्मचारी का तबादला कर उस पद का चार्ज जूनियर अधिकारी कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा। जितने भी तबादले होंगे उसकी जानकारी विभाग प्रमुख जीएडी को अवश्य देगा। और एक खास बात, सभी तबादलों के जो आदेश है वो ई ऑफिस के द्वारा जारी होंगे, इसलिए प्रमुख सचिव, सचिव, विभाग अध्यक्ष के ई ऑफिस मॉड्यूल से किए जाएंगे और 30 मई के बाद होने वाले एंट्री को शून्य माना जाएगा। इसलिए जिसे तबादला कराना हो वो अभी से सतर्क हो जाए। एक और बात आती है इस तबादला नीति में, जो संगठन के कर्मचारी होते हैं, बहुत सारे संगठन होते हैं, अपन देखते हैं कि आज इस अधिकारी कर्मचारी संगठन ने ऐसा ज्ञापन दिया, इस अधिकारी कर्मचारी संगठन ने सरकार से ये बात रखी, तो ऐसे कर्मचारी संगठन हर स्तर पर होते हैं, जैसे राज्य स्तर पर होता है, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, विकासखंड स्तर पर होता है। तो ऐसे जो पदाधिकारी ये हैं, जो अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, जो कि सरकार के साथ में बातचीत करते हैं, पत्राचार करते हैं, उनके लिए 2 पदावधि के लिए यानी 4 साल तक के लिए तबादले की छूट रहेगी और ये सुविधा उन्हें 2 सेवा काल तक, पूरे सेवा काल में 2 पदावधि तक के लिए मिलेगी। ठीक है, 4 साल तक उनका कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन 4 साल से अधिक होने पर प्रशासकीय आवश्यकता की दृष्टि से पदाधिकारियों को स्थानांतरित किया जा सकेगा। ये इस तबादला नीति में स्पष्ट उल्लेख है कि संगठन के पदों में नियुक्ति की पूर्व सूचना के संबंध में सक्षम अधिकारी से चर्चा करने के बाद में संतुष्टि पर इसका निर्णय लिया जा सकेगा। ठीक है साथियों, महत्वपूर्ण विभाग आता है शिक्षा विभाग, जिसमें तकनीकी शिक्षा, कौशल शिक्षा विकास, उच्च शिक्षा विभाग के जो जिन संस्थाएं हैं, जैसे विद्यालय है, महाविद्यालय है, उसमें विषयवार तय संख्या से अधिक यदि शिक्षक काम कर रहे हैं, वहां से अतिशय शिक्षकों को दूसरी जगह पदस्थ किया जाएगा। ऐसा करने से जूनियर टीचर को अतिशय कर्मचारी होने की स्थिति में सबसे पहले स्थानांतरित किया जाएगा। मानवीय दृष्टिकोण में ध्यान रखते हुए 40% या उससे अधिक दिव्यांग शिक्षकों को और उनके रिटायरमेंट के 1 साल यदि कम है तो उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी हमारे पास में शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा कर्मचारी है और तबादला नीति का बहुत ही उन्हें फ़ायदा होगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने घर के पास में रहे, क्योंकि वर्तमान में जो दौड़ भाग वाली ज़िंदगी है जिसमें माता पिता
और उनके माता पिता और बहुत सारे जो परिवारजन होते हैं उनके पास में रहे, ये हर व्यक्ति की इच्छा होती है। तो शिक्षा विभाग की बात करें तो 6 मई से 16 मई तक इनके आवेदन लिए जा सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति की जारी गाइडलाइन में उन्होंने स्वैच्छिक तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 मई से 16 मई तक लिए जा सकेंगे। इस पर आदेश जनरेट करने का काम 20 मई तक होगा और ऐसे अतिरिक्त शिक्षक जिन्होंने स्वैच्छिक स्थानांतरण का विकल्प नहीं चुना है या जिन्हें विकल्प नहीं मिला है, उनके तबादले प्रशासकीय आधार पर 30 मई तक हो सकेंगे। 1 जून तक तबादला वाले शिक्षकों को अपने तबादला वाली जगह पर ज्वाइन करना ही होगा। साथियों, पहले भी जो तबादला नीति आती थी वो शिक्षकों के लिए खास होती थी, क्योंकि सेशन मीट में ही शिक्षकों का ट्रांसफ़र होता था, तबादला होता था, क्योंकि उससे सत्र डिस्टर्ब नहीं होता था, सत्र सुचारू रूप से संचालित होता था। महत्वपूर्ण पद होते हैं जॉइंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। वैसे तो जो राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं उनकी पोस्टिंग सामान्य प्रशासन विभाग जिले में करता है। तो सामान्य प्रशासन जिले में करता है, उसके बाद में माननीय कलेक्टर महोदय उन्हें अनुभाग आवंटित करते हैं। लेकिन अब नहीं, अब प्रभारी मंत्री के अनुशंसा पर ही जिलों में उनके राजस्व या अनुभाग मुख्यालय में इनकी पोस्टिंग होगी। इस बार से ऐसा प्रावधान रखा गया है। किनका तबादला पहले होगा? जिले में पदस्थ प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी जो कि 3 साल से कार्यपालिक अधिकारी, अपर कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर एक ही स्थान पर 3 साल की पोस्टिंग पूरी होने से जिले से बाहर तबादला किया जा सकता है। नायब तहसीलदार और तहसीलदार का भी तबादला किया जा सकता है जिनकी 3 साल से ज़्यादा की पोस्टिंग हो चुकी हो। ठीक है। दिव्यांग कर्मचारियों के लिए हमने देखा कि एक 40% या उससे अधिक दिव्यांग है तो उन कर्मचारी तबादले नहीं किए जाएंगे। और साथ ही पति पत्नी, पुत्र पुत्री मानसिक या बहुआयन निःसक्ता से पीड़ित होने पर अधिकारी कर्मचारी को स्वयं के विवेक पर तबादले में छूट दी जाएगी। उन्हें बताना होगा कि वे जहां जाना चाहते हैं वहां पर उस बीमारी से संबंधित उपचार और शिक्षा की पूर्ति होगी। इसके लिए उन्हें मान्यता प्राप्त संस्था से प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है। गृह जिले में कार्यपालिक अफसरों की नियुक्ति नहीं होगी। बस ये है कि एक अपवाद है कि यदि कोई तलाकशुदा महिला है, कोई परित्यक्तता महिला है या कोई विधवा महिला है या अविवाहित है, उस केस में उन्हें गृह जिले में स्थानांतरण करने की छूट रहेगी। क्या प्रक्रिया होगी तबादले की, कैसे होंगे तबादले? तो सिंपल सी बात है, तबादलों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। लेकिन जिस विभाग में ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन नहीं होता उस विभाग में आवेदन विभाग अध्यक्ष द्वारा या मंत्रियों के यहाँ जो विभाग के मंत्री है उनके ऑफलाइन आवेदन जमा होंगे। ठीक है। तो और एक महत्वपूर्ण बात इस तबादला नीति की है, पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले ऐसे नहीं होते थे, लेकिन अब इनके कभी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले हो सकते हैं, जिनके लिए अब मुख्यमंत्री समन्वय में कोई फाइल नहीं भेजना पड़ेगी और विभागीय मंत्री या विभागाध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तबादले कर सकते हैं। तो साथियों, अपन देख रहे हैं कि जो जिले में है विभागीय अपने जो प्रभारी मंत्री हैं उनके अधिकार में रहेगा और जिले से दूसरे जिले में भेजना है तो विभागीय मंत्रियों को तबादले के अधिकार मिले हैं। और एक और बहुत अच्छी बात है इस तबादला नीति में कि पहले क्या होता था कि कई तबादला हो गया तो व्यक्ति ज्वाइन नहीं करते थे, मेडिकल का अवकाश पे मेडिकल ले लेते थे या छुट्टी चले जाते थे, फिर भोपाल के चक्कर लगाते रहते थे। इनका समय आता था, कोर्ट केस और बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, विभाग डिस्टर्ब हो जाता था, दोनों जगह व्यक्ति अनुपस्थित रहता था। तो यदि इस शासन द्वारा तय समय के 15 दिन के पश्चात भी यदि व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता है तो ऐसे अधिक कर्मचारी पर निलंबन की कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है। इसलिए ट्रांसफर होने के बाद में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो साथियों, ये कुछ खास थी हमारी मध्य प्रदेश की तबादला नीति। तो उम्मीद है कि आप जहाँ जिस स्थान पे जाना चाहते हैं ईश्वर आपके साथ रहे और शासन आपको आपके गंतव्य तक पहुँचाए, यही शुभकामना है। और मेरा आपका साथ हमेशा बना रहे, इसी शुभेच्छा के साथ नमस्कार।